तो बेटा अब अपन देख रहे हैं मेथड्स ऑफ ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्स कि कोहेरेंट सोर्स कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। तो उसका सबसे पहला मेथड है डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट। तो बेटा वेव फ्रंट जो है उस वेव फ्रंट को डिवाइड करने के लिए अपन या तो रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन वाले कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। ये जो डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट वाला कंसेप्ट है ये यूज हुआ यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में और फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म के अंदर। इन एक्सपेरिमेंट्स में यही कंसेप्ट यूज हुआ था। अब ये होता क्या वो समझा रहा हूँ। बेटा मान लो कोई बल्ब है, क्या वो बल्ब के अंदर तो मल्टीपल पॉइंट सोर्स हैं तो उनसे लाइट बहुत सारी निकल रही है। तो मैंने क्या करा, उसके आगे कार्डबोर्ड लगा दिया, उस कार्डबोर्ड में एक छोटा सा पिन होल कर दिया, बहुत छोटा सा होल। तो क्या जो लाइट उसमें से आएगी वो लाइट यहां पर एक सेकेंडरी सोर्स क्रिएट कर देगी। वो सेकेंडरी सोर्स की जो वेव्स हैं वो वेव्स आगे कुछ बढ़ती जाएंगी। उसके आगे अपन ने आगे एक और कार्डबोर्ड लगा दिया। वो कार्डबोर्ड से जब ये वेव्स टकराएंगी तो यहां पर और सेकेंडरी सोर्स क्रिएट हो जाएंगे। ये जो सेकेंडरी सोर्स होंगे इस बार मैंने यहां पर दो स्लिट्स बना रखी है, दो छोटे छोटे होल कर रखे हैं। तो यहां पर ये जो दो सेकेंडरी सोर्स हो गए इनसे भी जो वेव्स होंगी क्या वो वेव्स कुछ स्फेरिकल फॉर्म में आगे बढ़ती जाएंगी। यहां पर भी जो वेव्स होंगी वो भी आगे बढ़ती जाएंगी। क्या इन दोनों वेव्स का इस रीजन में ओवरलैपिंग हो रही है, इसी को बोलेंगे इंटरफेरेंस, जिसको भी अपन आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये बात ध्यान रखना, क्या ये दोनों सोर्स इस सोर्स से बने हैं तो इस सोर्स में जो भी चेंजेस आएंगे वो इन दोनों में भी आएंगे। इसका मतलब ये दोनों सोर्स के अंदर जो फेज चेंज होगा वो एक साथ चेंज होगा। तो दोनों का जो फेज डिफरेंस होगा, इन दोनों का फेज डिफरेंस वो कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। वापस बोल रहा हूं, जो चेंजेस इस सोर्स में आएंगे क्या वही चेंजेस इन दोनों में आएंगे, बिकॉज ये दोनों इससे बने हैं। इसका मतलब इन दोनों के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो एक साथ आएंगे। अगर इन दोनों का फेज चेंज होगा तो एक साथ चेंज होगा, पर इन दोनों के बीच का जो फेज डिफरेंस होगा वो हमेशा कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। इसलिए ये दोनों सोर्स क्या बन गए बेटा, कोहेरेंट सोर्स। नेक्स्ट मेथड है डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। द एम्पलीट्यूड ऑफ इनकमिंग बीम इज डिवाइडेड इनटू टू और मोर पार्ट्स बाय पार्शियल रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। अब बेटा ये जो कंसेप्ट है ये यूज हुआ जब भी अपन देखते हैं कि साबुन के जो झाग होते हैं या सोप बबल होता है वो अपने को कलरफुल दिखाई देता है। तो वो कलरफुल दिखाई देता है बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड। या फिर जो न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट है उसके अंदर भी डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड वाला कंसेप्ट ही यूज हुआ। अब होता क्या वो समझना, क्या जब यहां पर किसी थिन फिल्म, मान लेते बहुत पतली सी थिन फिल्म है, आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी मोटी बनाई है, लाइट आई, लाइट का कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ रिफ्रैक्ट हो गया, इसका भी कुछ पार्ट बाहर रिफ्रैक्ट हो गया और कुछ रिफ्लेक्ट हो गया। तो बेटा ऐसे करते करते क्या ये जो लाइट्स है ये अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करती जाएगी, कुछ लाइट बाहर चली जाएगी, कुछ अंदर आ जाएगी। तो ये जो लाइट तुम्हें दिखाई दे रही है क्या यहाँ पर एक तरीके से पॉइंट सोर्सेज बन जाएंगे, और इन पॉइंट सोर्सेज के जो वेव फ्रंट होंगे क्या वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स होंगे। और जब ये वेव फ्रंट्स आपस में मिलेंगे तो क्या क्रिएट होगा बेटा, इंटरफेरेंस। आपने इंटरफेरेंस नाम तो सुन ही रखा होगा वेव चैप्टर के अंदर। तो इनका क्या क्रिएट हो जाएगा बेटा, इंटरफेरेंस। अब नाम इसका डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड क्यों रखा गया, याद करो वेव चैप्टर में आपने एक छोटी सी बात सीखी होगी, एक पतली रस्सी एक मोटी रस्सी से बंधी हुई है। तो क्या यहां से कोई क्रैश जा रहा है, जब वो आके यहां टकराता है तो कुछ जो वेव होती है, एनर्जी होती है, कुछ तो लौट के आ जाती है और कुछ आगे चल जाती है। जो लौट के आई उसका एम्पलीट्यूड इनिशियल एम्पलीट्यूड से थोड़ा कम होता है और जो आगे गई वो भी कैसा होता है, कम ही होता है। तो क्या यहाँ पर जो एम्पलीट्यूड का डिवीजन हुआ वही काम तो यहाँ पर भी हो रहा है। वेव एक मीडियम से आई दूसरे मीडियम में टकरा रही है और उनके एम्पलीट्यूड है वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। इसलिए नाम क्या दे दिया बेटा अपन ने, डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड।